हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमवीसी के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एमवीसी की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई एमवीसी का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बना लिया था अपन ने। तो उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करोगे तो ऐसा आपको एक दिखेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। ओपन करना आपको। ठीक है। तो एक डेवलपर के रूप में आपके लिए ASP.NET MVC एप्लीकेशन की प्रत्येक फाइल और फोल्डर की रिक्वायरमेंट्स और यूजेज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन बनाते हैं तो विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट हमें एप्लीकेशन के लिए फाइलें बना के दे देता है। ये सारी फाइलें हमें बाय डिफॉल्ट बना के देता है। हमने इसमें कोई फाइल अभी तक ऐड नहीं करी है, ये डिफॉल्ट फाइलें हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है ऐप डाटा। ये जो हमारा है ऐप डाटा, ये आता है हमारा सबसे पहले फोल्डर का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस फोल्डर में एप्लीकेशन रिलेटेड डाटा फाइल रहती हैं। जैसे .mdf फाइल हो गई, लोकल DBA हो गया, XML होगा, ये सारी फाइलें ये रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि IIS कभी भी ऐप डाटा फोल्डर से फाइल सर्व नहीं करेगा। इस फोल्डर से IIS कभी भी सर्व नहीं करेगा फाइलों को। ठीक है। यह फोल्डर खाली है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा फाइल नहीं है। हमारे आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन रिलेटेड डाटा फाइल को ऐप डाटा फोल्डर में कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आता है ये ऐप स्टार्ट। ये ऐप स्टार्ट है ना हमारा। इसके अंदर तीन फाइलें बाय डिफॉल्ट बनती हैं। ठीक है। ऐप स्टार्ट फोल्डर में क्लास फाइल होती हैं। डॉट CS जो होता है वो क्लास फाइल होती है। ठीक है। जिन्हें एप्लीकेशन स्टार्ट होने पर एग्जीक्यूट किया जाता है। आमतौर पर ये फाइलें ऑटो कॉन्फ़िग डॉट सी एस, बंडल कॉन्फ़िग डॉट सी एस, फिल्टर कॉन्फ़िग डॉट सी एस, राउट कॉन्फ़िग डॉट सी एस जैसी ये फाइलें मैंने नाम बताया वो फाइलें इसके अंदर रहती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी ये तीन फाइलें आपको विजुअल स्टूडियो देता है। ठीक है। अब आता है हमारा कंटेंट। ठीक है दोस्तों। कंटेंट इसमें स्टैटिक फाइल होती हैं, जैसे CSS हो गई, और इसके अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हो, आइकन्स भी डाल सकते हो। उनके आप सेपरेट फोल्डर बना के इसके अंदर कंटेंट में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अभी बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की CSS और साइट डॉट CSS ये हमें विजुअल स्टूडियो देता है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारे पास कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो कंट्रोलर फाइलें इसके अंदर रहेंगी। और जो भी आप नाम दोगे कंट्रोलर फाइल का, उसके साथ में कंट्रोलर आपको ऐड वर्ड करना है। जैसे अभी होम कंट्रोलर है, अब मुझे यूजर कंट्रोलर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर फिर उसके बाद में एक कंट्रोलर ऐड कर दूंगा। ठीक है। ये कंट्रोलर वर्ड ऐड कर दूंगा तो हमारा फाइल का नाम क्या हो जाएगा, यूजर कंट्रोलर डॉट CS। ठीक है। अब कंट्रोलर तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जो यूजर के थ्रू आती है, और उसको अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देता है। जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो व्यू बना है उसको आपको शो करता है। ठीक है। अब आता है हमारा फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स में क्या है कि हर एक वेबसाइट्स के फ़ॉन्ट होते हैं। चाहे कोई भी वेबसाइट हो उसके फ़ॉन्ट्स होते हैं। सब वेबसाइट के फ़ॉन्ट अलग-अलग होते हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट्स में हम कस्टम फ़ॉन्ट भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो जो कस्टम फ़ॉन्ट्स बनाएंगे वो यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ बनाने के बाद यहाँ इस फ़ोल्डर में अपन उन फ़ॉन्ट्स को रखेंगे। ठीक है। जो वेबसाइट होती है, जैसा आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हो वैसा आप बना के रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। फिर आता है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन में
मॉडल फोल्डर में क्लास फाइलें होती हैं जिनका यूज डोमेन डेटा या फिर बिजनेस लॉजिक्स के साथ साथ डेटा को मैनेज करने के लिए, बिजनेस लॉजिक को मैनेज करने के लिए हम यूज लेते हैं। अभी ये फोल्डर खाली है, जैसे जैसे हम फाइलें बनाएंगे मॉडल की, वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, चाहे वो कोई भी फाइल हो, जैसे कि यूजर मॉडल बनाना है हमें, या स्टूडेंट मॉडल बनाना है, या जो भी मॉडल आपको बनाना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप इस मॉडल फोल्डर में रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल फोल्डर। फिर आता है हमारा स्क्रिप्ट फोल्डर। देखो, जो भी जावा स्क्रिप्ट फाइलें होती हैं वो इस स्क्रिप्ट फोल्डर में रखी जाती हैं। ठीक है, चाहे आप अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट जो बनाना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, जो भी आप जैसे वैलिडेशन से रिलेटेड कोई काम हो या कुछ आपको कंडीशंस लगानी हो जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग, कोई टेक्स्ट बॉक्स शो करना हो, हाइड करना हो, डिस्प्ले नन करना हो, किसी में क्लास ऐड करनी हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो अपने को इस फोल्डर में रखनी पड़ती हैं। एक फाइल बना लेते हैं कस्टम डॉट जेएस, उसके अंदर आप अपना कोड राइट करिए और इसके बाद में आप अपने पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट को कॉल करवाइए। कॉल करवाने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो अपने को विजुअल स्टूडियो फाइलें देता है वो बूटस्ट्रैप की फाइलें देता है, जेक्वेरी वैलिडेशन की देता है, जेक्वेरी की देता है, और मॉडर्नाइज डॉट जेएसबी फाइल अपने को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा व्यू। व्यू क्या होता है कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन के व्यू फोल्डर में आपके एप्लीकेशन की सभी फाइलें जो .CSHTML होती हैं वो इस फोल्डर में रहती हैं। ठीक है, MVC में .CSHTML फाइल एवं फाइल जहां से C# के कोड को हम लिख सकते हैं व्यू के अंदर, मतलब .CSHTML फाइल है उसके अंदर हम C# का कोड और HTML कोड और रेजर सिंटैक्स जो होते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, व्यू फोल्डर में आपके एप्लीकेशन के एवरी कंट्रोलर के लिए अलग अलग फोल्डर बना देते हैं। जैसे कि हमने होम कंट्रोलर, जैसे हमने अभी होम कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट बना हमें, तो उसके अप्रोप्रिएट हमें एक होम का फोल्डर बना के दे दिया व्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे हम यूजर कंट्रोलर बनाएंगे, मान लो मैं एक आपको यूजर कंट्रोलर करके देता हूँ, कंट्रोलर मुझे ऐड करना, मैंने MVC कंट्रोलर किया एम्प्टी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंट्रोलर आपको दे रहा है, लेकिन आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। मैंने इसका यूजर कंट्रोलर नाम डाल दिया, उसके अंदर मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा इस व्यू के अंदर। ठीक है, ये वो यूजर नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना व्यू। इसके अंदर जो भी आप .CSHTML लिखोगे वो इसके अंदर लिखोगे। एप्लीकेशन में जहां भी आपको .CSHTML फाइल बनानी है तो व्यू के अंदर बनेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारे पास व्यू के अंदर ही एक शेड फोल्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो लेआउट वगैरह होते हैं, जो आप कॉमन चीजें यूज लेना चाहते हैं, जैसे कि भाई लेआउट हो गया किसी वेबसाइट का, जिसके अंदर हेडर है, फुटर है और पार्शल व्यू है, जो हमें बार बार यूज आते हैं, वो हम इस शेयर्ड फोल्डर में रखते हैं ताकि हमें री कोड नहीं करना पड़े, एक ही कोड को बार बार नहीं करना पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लोबल फाइल बना लेते हैं, उसको हम बार बार यूज लेते रहेंगे उसके कोड को, तो हमें आसानी से यूज भी हो जाएगा और हमारा कोड भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारे पास फेव आइकन डॉट ICO। ये फेव आइकन क्या होता है, जब हम ब्राउजर पर अपनी कोई भी वेबसाइट रन करते हैं तो वहां उसका आइकन बनता है एक टाइटल के साथ में। ठीक है, जैसे ये अपना यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए जो ये आइकन बन रहा है यहाँ पे, जो ये आइकन है रेड वाला, इसको हम फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हर एक वेबसाइट के अंदर रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्लोबल डॉट ASCX। ये क्या होती है कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन में ग्लोबल डॉट ASCX फाइल हमें वह कोड लिखने की
परमिशन देता है, जिसे हम एप्लीकेशन लेवल या फिर ग्लोबल लेवल पर चलाना चाहते हैं। जैसे मुझे कोई भी एक ऐसी चीज हो जो, जैसे ये एप्लीकेशन स्टार्ट है, ये ग्लोबली चल रही है, एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही यहाँ चलेगा। जैसे ही आपकी एमवीसी की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद आपको जो यूआरएल डाला है, राउट कॉन्फ़िग, राउट टेबल में जाके वहां से आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर, जैसे हमें ग्लोबली कोई चीजें डिक्लेयर करनी है, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन बिगिन रिक्वेस्ट हो गया। एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन बिगिन रिक्वेस्ट मीन्स कि जैसे एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आती तो सबसे पहले यहाँ आएगी। ठीक है। फिर एप्लीकेशन एरर, जैसे ही एप्लीकेशन में कोई एरर आएगी तो एप्लीकेशन एरर के थ्रू ले सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट, तो एप्लीकेशन स्टार्ट ये हो गया अपना। इसके अंदर हम जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी यहाँ आएगा, एरिया रजिस्टर एरिया करेगा। फिर उसके बाद ग्लोबल फिल्टर्स जो भी हैं वो आपको रजिस्टर करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद राउट कॉन्फ़िग में राउट टेबल और आपके बंडलिंग जो भी है वो बंडलिंग इसके अंदर रजिस्टर कर देगा। ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम यूज ले सकते हैं, क्या क्या कोड लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा पैकेज डॉट कॉन्फ़िग। पैकेज डॉट कॉन्फ़िग दोस्तों, जो हम यहाँ पे रेफरेंसेस देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी ये रेफरेंस है उसके रिगार्डिंग हमें ये पैकेज कॉन्फ़िग में चीजें मिलती है। जो भी नगेट पैकेज मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है इसको, जो भी नगेट नगेट पैकेज मैनेजर हमें फाइलें इंस्टॉल करने के लिए देता है, वो इसका रेफरेंस यहाँ इस पैकेज मैनेजर में होता है। जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करोगे डीएलएल का, वो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने, जैसे जेक्वेरी वैलिडेशन का वर्जन है 1.17, ठीक है, वैसे ही जेक्वेरी का है 3.4.1। तो जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो उसका वर्जन के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको। ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा वेब डॉट कॉन्फ़िग। दोस्तों, एएसपी डॉट नेट एमवीसी एप्लीकेशन में वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल सबसे यूजफुल और इम्पोर्टेंट फाइलों में से एक है, जिसमें एप्लीकेशन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग देनी हो डेटाबेस की, ठीक है, कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, ठीक है, तो जो भी आपको डिक्लेरेशन करना है ग्लोबली, जैसे मान लो कोई वेरिएबल ले लिया ईमेल सेंडर के नाम से, मान लो, तो ईमेल सेंडर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया हमने, उसको ट्रू और फॉल्स कर दिया। अगर आप उसको कोड के थ्रू करते हो तो आपको वेबसाइट के ऊपर डीएलएल डालनी पड़ती है। लेकिन अगर वेब डॉट कॉन्फ़िग में आपने ग्लोबली वेरिएबल ले लिया, उसको ट्रू फॉल्स करना है, तो उसके लिए आपको आपके डीएलएल फाइलें अपलोड नहीं करनी पड़ती हैं, जिससे आपको इजीली आप अपना ट्रू फॉल्स की सेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि भाई कैसे वेब कॉन्फ़िग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ASP.NET MVC फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर पर चर्चा की है। एक बार आप MVC एप्लीकेशन के प्रत्येक फोल्डर फाइल की रिक्वायरमेंट्स और यूजेज को समझ लेंगे, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट को, फाइलों को ढूंढना या फिर प्रोजेक्ट फाइल को बनाना कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल रखनी है, तो वो आपके लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को आराम से मैनेज कर सकते हो और आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जिससे आपको ज्यादा दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही था। तो आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।